वेलकम मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का इस चैनल जिसका नाम मैथमेटिक्स विद राज है में स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो चैप्टर है यूनिट 2 का उसमें का इंट्रोडक्शन दूंगा, हर चीज़ कॉन्सेप्ट दूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल में क्लास 10 के नाम से प्लेलिस्ट पड़ी है, उसमें जो एनसीईआरटी के हिसाब से जो सिलेबस है उसी क्रम से मैं हर वीडियो डाल रहा हूँ। आप चाहें तो सब वीडियो देखें, क्रम से देखें, तो आपको पूरी तरह से हर मैथ समझ में आएगी, आपको जरा भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको पूरा 100% मार्क्स मिलेगा यदि हमारा वीडियो फॉलो कर लेते हैं आप। तो इस प्रकार आपको सभी वीडियो जो है वो क्लास 10 नाम से एक प्लेलिस्ट पड़ी, उसमें क्रम से पड़े हुए हैं। आज मैं जो यूनिट 2 का ये चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको शुरू कर रहा हूँ, उसका इंट्रोडक्शन लूंगा, कॉन्सेप्ट लूंगा। तो वैसे तो यदि आप देखें कि यूनिट 2 में जो पहला चैप्टर है पॉलिनॉमियल यानी बहुपद नाम से जो चैप्टर है उसमें मैं बहुत डिटेल से बहुपद क्या है, समीकरण क्या है, ये सब बता चुका हूँ। ये सब बता चुका हूँ, बहुपद बोलते हैं इसको, ये सब बता चुका हूँ। उसको देखेंगे तो आपको निश्चित फायदा होगा। लेकिन फिर मैं यहाँ फिर से हर चीज डिटेल से लूंगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दूंगा। बहुपद को तो नहीं दे पाऊंगा, इसलिए बहुपद के लिए आप उसको देखिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण जिसको बोलते हैं, द्विघात समीकरण जिसको बोलते हैं, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, उससे संबंधित जितने इस तरह की चीजें हो सकती है सब बताऊंगा। इतना जरूर ध्यान रखिए कि इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि मैथमेटिक्स की आत्मा होती है। ये अगर चैप्टर नहीं बनता तो मैथमेटिक्स समझिए आपकी खत्म हो चुकी है, इसे जरूर ध्यान से देखिए। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। जैसे ये देखिए, एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0 हो गया, जैसे मान लीजिए। दूसरा 3x प्लस 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5। तीसरा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स इज इक्वल टू 5 प्लस 2x। ये इस तरह के कोई भी एक्सप्रेशन, पहली बात तो इक्वेशन बोले जाते हैं। क्यों? क्योंकि इक्वेशन का मतलब इक्वल करना, बराबरीकरण करना। समीकरण का मतलब समान करना, समीकरण का मतलब होता है समान करना। तो ये दो चीज समान हुई, एक ये वाला पक्ष और एक ये वाला पक्ष। ये वाला पक्ष 0 के समान कर दिया गया, इसलिए इसको समीकरण बोलेंगे। ये वाला पक्ष इसके बराबर कर दिया गया, इसलिए इसको समीकरण बोलेंगे। ये वाला पक्ष इसके बराबर कर दिया गया, इसलिए इसको समीकरण बोलेंगे। तो पहली बात तो आप समझ में आ गया, समीकरण। मैं द्विघात समीकरण की बात नहीं कर रहा हूँ अभी, सिर्फ मैं समीकरण बोल रहा हूँ। ये भी समीकरण है, ये अभी समीकरण नहीं है, ध्यान रखिए, ये समीकरण अभी नहीं है। लेकिन ये क्या है, ये मैं बहुपद के कॉन्सेप्ट में सब बता चुका हूँ कि क्या चीज है। बहुपद के जब कॉन्सेप्ट हमारा पढ़ेंगे तो, लेकिन अभी ये समीकरण बन चुका है, ये समीकरण है, ठीक। तो ये समीकरण है, अभी ये भी समीकरण है, ये भी समीकरण है, ये भी समीकरण है। मतलब समीकरण का मतलब है कि दो गणितीय व्यंजकों को समान बनाने पर जो चीज दिखती है उसको हम समीकरण कहते हैं। एक गणितीय व्यंजक ये, आप पूछेंगे व्यंजक क्या है, तो मैं बहुपद के सब कॉन्सेप्ट में बता चुका हूँ। ये एक व्यंजक है और एक ये व्यंजक है। इन दोनों व्यंजकों को आपने बराबर बना दिया तो इसको हम गणितीय, ये दोनों व्यंजक, एक ये गणितीय व्यंजक है, ये गणितीय व्यंजक है। जैसे मैं बोला कि आप पूछेंगे गणितीय व्यंजक क्या है, तो जो बहुपद वाला चैप्टर उसको देखिए, सब आपको पता चल जाएगा क्या बहुपद होता है, क्या व्यंजक होता है, क्या समीकरण होता है। उसमें सब चीज में कॉन्सेप्ट दिया हूँ। अब यहाँ सिर्फ समीकरण के एक बार फिर से दे रहा हूँ, क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम ही द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहले समीकरण को हम समझ लेते हैं, जबकि हम समझा चुके हैं उस चैप्टर में, उसके बाद फिर द्विघात समझेंगे। तो ये समीकरण हुआ। समीकरण किसे कहते हैं? समीकरण मतलब समान करना, इक्वेशन मतलब इक्वलाइजेशन, इक्वल बनाना, बराबरीकरण करना, ये सब नाम है। समीकरण को आप बराबरीकरण भी कह सकते हैं, कोई आपको नहीं कहेगा कि आप क्यों ऐसा बोल रहे हो, है ना। ये मेरा वादा है कि आपको जो मैं गणित बताऊंगा वो ऑथेंटिक बताऊंगा, ऐसे बताऊंगा, आपने पहले कभी सुना भी नहीं होगा। तो इसको आप बराबरीकरण भी कह सकते हैं, ये बराबरीकरण है। समीकरण एक नाम प्रचलित हो गया, इसलिए समीकरण जानते हैं, ठीक है। तो ये समीकरण होगा। समीकरण किसी चीज को क्यों कहते हैं समझ में आ गया, ये सब समीकरण है। क्योंकि जो जब भी दो गणितीय व्यंजक, ये गणितीय व्यंजक है, ये गणितीय व्यंजक है और ये भी एक गणितीय व्यंजक है, ध्यान रखिएगा, ये सब गणितीय व्यंजक है। तो इसलिए मैं हो जाएगा, आप पूछेंगे ये गणितीय व्यंजक की परिभाषा क्या है, तो पीछा वीडियो बहुपद वाला देखिए सब। तो ये गणितीय व्यंजक है, तो गणितीय व्यंजक को बराबर किए गए, इसलिए इसको समीकरण कह देंगे। तो ये हो गया समीकरण आपका। अब मेरे आपको समझ में आ गया होगा कि समीकरण किसको बोलते हैं। लेकिन समीकरण तरह तरह के होते हैं, हाँ मैं ये सब समीकरण अभी नहीं पढ़ रहा हूँ, इसलिए मैं उसकी चर्चा तो नहीं करूंगा। पर हाँ, समीकरण जो तरह तरह के होते हैं उसमें एक द्विघात समीकरण होता है। तो फिर ये समीकरण तो है, आपको समझ में आ गया। और फिर ये द्विघात समीकरण क्यों है?
क्योंकि समीकरण तभी होता है, जब ध्यान रखिएगा, समीकरण तभी बनता है जब दो व्यंजक बराबर कर दिए जाएं और वहां पर कोई एक चर राशि, कम से कम एक चर राशि हो। समीकरण की पहली कंडीशन है कि दो व्यंजकों को बराबर करना वो, और दूसरी चर राशि है कि उन दो व्यंजकों में से कम एक चर राशि, जैसे एक व्यंजक यहाँ पर ये है और एक व्यंजक ये है, तो यहाँ पर एक चर राशि कम से कम है वो x, तो x चर राशि है, तो कम से कम एक चर राशि हो। तो समीकरण कब बनता है? जब दो व्यंजकों को बराबर किया जाए वो समीकरण कहलाता है, और वहां पर कम से कम एक चर राशि हो। तो यहाँ पर कम से कम एक चर राशि है, इसलिए समीकरण है। पर ये जो चर राशि है इसलिए बोला जाएगा एक चर राशि वाला समीकरण, इसको बोला जाएगा एक चर राशि वाला समीकरण। ये दो चर राशियों वाला समीकरण, ऐसे तीन चर राशियों वाला समीकरण। तो एक चर राशि वाला समीकरण तो भाई मेरे ये भी हो गया, ये भी एक चर राशि वाला समीकरण है। फिर इन दोनों में अंतर क्या है? हाँ, ये एक चर राशि वाला समीकरण है, ये भी एक चर राशि वाला समीकरण, लेकिन ये एक चर राशि का रेखीय समीकरण है और एक चर राशि का द्विघात समीकरण। रेखीय समीकरण मतलब जिसमें चर राशि की अधिकतम घात एक हो। यहाँ पर चर राशि x है और उसकी अधिकतम घात यहाँ एक है, उससे अधिक यहाँ पर उससे अधिक घात नहीं दिखेगी आपको। और इसको द्विघाती समीकरण क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो चर राशि है उसकी अधिकतम घात दो हो। जैसे ये चर राशि है, x यहाँ भी x है, तो x की घात यहाँ एक है, पर हमने बोला अधिकतम घात, तो अधिकतम घात दो है। अधिकतम घात दो दिखनी चाहिए, तब उसको हम द्विघात समीकरण बोल देंगे। अधिकतम घात तीन दिखेगी तो उसको हम घन समीकरण बोलेंगे, क्यूबिक इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार जो समीकरण होते हैं कई प्रकार के होते हैं, उनमें समझ में आ गया होगा कि रेखीय समीकरण किसे बोलते हैं और द्विघात समीकरण किसे बोलते हैं। तो ये द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है, ये भी द्विघात समीकरण है, ये भी द्विघात समीकरण। क्योंकि आप कहीं भी नहीं देखेंगे कि यहाँ पर जहां देखेंगे, पहली बात तो समीकरण है, समीकरण की जो डेफिनेशन हमने अभी कॉन्सेप्ट पाया उसको फॉलो कर रहा है, तो इसलिए समीकरण है। और फिर समीकरण है तो उसमें एक चर राशि भी है, बिल्कुल है। फिर उसके बाद इसमें जो अधिकतम घात है चर राशि की, किसी में भी दो से ना कम है ना ज्यादा है, अधिकतम घात दो है। अधिकतम मैं बोल रहा हूँ, कम है पर ये अधिकतम नहीं है, x की घात एक है। अधिकतम घात मैं बोल रहा हूँ दो है, तो अधिकतम घात दो है, यहाँ पर भी अधिकतम घात दो है और यहाँ पर इस वाले इस समीकरण में अधिकतम घात दो है, इसलिए इन सबको द्विघात समीकरण बोलेंगे। तो द्विघात समीकरण पढ़ना है तो इस प्रकार ये इंट्रोडक्शन हुआ कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, किसे नहीं कहते हैं और उसकी क्या शर्तें होती है। समझ में आ गया होगा आपके कि द्विघात समीकरण। आप जरा देखिए ये किस तरह लिखा है, x² - 3x + 4 = 0। ठीक, ये कैसा लिखा है, इसको जरा देखिए। ये जो लिखा है इसको आप चर राशियों को सब चर अचर को एक तरफ कर दीजिए, तो आपको जो दिखेगा वो क्या दिखेगा, जरा देखिए। इसको इनको इधर ले जाइए, तो x 3x है -9 = ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -x²। और ये -5 है तो इधर जाएगा तो प्लस, इधर से भी 0 बचेगा। तो यदि आप इसको ज़्यादा सिस्टमेटिक बेस लिखेंगे तो ये हो गया -x²। पहले बड़ी वाली घात को लिखें, x की घात 2 है तो इसको लिखें -x², फिर -3x और +3x, ये +3x है, और -9 + 5 यानी -4। अब इधर 0। अब इधर देखिए ये जैसा ये था वो ऐसे बन गया है, ये भी ऐसे, इसको भी आप इन्हीं के रूप में बना सकते हैं। तो इस प्रकार द्विघात समीकरण हमेशा इस रूप में लिखने पर बोला जाता है मानक समीकरण। इसका मतलब नहीं कि ये सब द्विघात समीकरण नहीं है, लेकिन ये मानक रूप में नहीं लिखे हैं, मानक रूप में लिखा जा सकता है। हर द्विघात समीकरण को मानक, जैसे ये मानक रूप में लिखा है, लेकिन ये दो समीकरण मानक रूप में नहीं लिखे हैं, इसलिए हर द्विघात समीकरण को एक मानक रूप में लिखा जा सकता है। तो फिर इसलिए मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, मानक रूप द्विघात समीकरण का। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, तो मानक रूप देखिए ax² + bx + c = 0। यहाँ x चर राशि है और a b c अचर राशि। जैसे यहाँ पर देखिए तमाम, यहाँ पर एक स्थान पर माइनस होने, यदि आप देखिए इससे इसकी तुलना करें इस दोनों की, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर पाएंगे एक स्थान पर माइनस होने। यहाँ देखिए x² का गुणांक a है, यहाँ पर x² का गुणांक -x² को आप समझते हैं क्या ले सकते हैं, -1 × x²। तो ये एक स्थान पर -1 है, एक स्थान पर क्या है, -1 है। इससे तुलना करें इसकी तो b के स्थान पर 3 है। यहाँ तुलना करें c की तो c के स्थान पर -4 है। यानी मानक रूप तब बनता है जब एक साइड पूरा चर राशि अचर राशि कर दीजिए और दूसरी साइड 0 कर दीजिए। 0 भी अचर राशि है तो दूसरी साइड सिर्फ 0 छोड़िए, बाकी सभी चीजें लेफ्ट हैंड साइड में लेकर चले जाइए और राइट हैंड साइड में
राइट हैंड साइड में 0 रखिए, तो वैसे द्विघात समीकरण को मानक रूप वाला द्विघात समीकरण कहते हैं। तो मानक रूप वाला द्विघात समीकरण आपको समझ में आ गया कि मानक रूप वाला द्विघात समीकरण ऐसा होता है हमेशा जहां a, b, c अचर राशियां हैं। अचर राशियां कुछ भी हो सकती हैं, अचर राशि कुछ भी हो सकती है, राशियां हैं मतलब ए बी सी बिलोंग्स टू आर रियल नंबर और a इज नॉट इक्वल टू 0। अब a क्यों नहीं 0 होना चाहिए, वही बताता हूँ। a 0 नहीं होना चाहिए। और x चर राशि है, x चर राशि है, मैंने बोला x एक चर राशि अवश्य होने चाहिए, तभी वहाँ पर समीकरण बनेगा, अन्यथा समीकरण बनेगा ही नहीं। तो ये समीकरण का मानक रूप है और इसको आपको ध्यान रखना है कि ax² + bx + c = 0। ये पहली बात तो समीकरण है। क्यों समीकरण है? क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि एक व्यंजक ये और एक व्यंजक ये बराबर किए गए हैं, यानी बराबर के दोनों पक्षों में कुछ न कुछ लिखा है तो समीकरण हो जाता है। पहली बात ये है ना। और फिर जैसे ये लिखे 3x + 5 > 8, तो ये समीकरण नहीं है, ध्यान रखना मेरे भाई, लेकिन ये समीकरण है। अभी ये समीकरण है। तो इस प्रकार समीकरण का कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूँ अच्छे डिटेल से, आपके समझ में आ गया होगा। तो ये समीकरण है, लेकिन समीकरण है तो उसमें चर राशि होनी चाहिए। तो एक चर राशि का, दो चर राशि का? जी हाँ बिल्कुल, चर राशि तो है लेकिन एक ही चर राशि है, तो इसलिए एक चर राशि का समीकरण हो गया। एक चर राशि का हमने बताया, एक चर राशि के और समीकरण थे भी, एक चर राशि का समीकरण है। लेकिन अब एक चर राशि का है तो जो चर राशि है उसमें उसकी घात कितनी है? अधिकतम। तो आपने देखा कि जी हाँ बिल्कुल, इसमें जो चर राशि है उसकी अधिकतम घात 2 है। और इसलिए जब किसी समीकरण में एक चर राशि वाले समीकरण में अधिकतम घात 2 हो जाए तो उसको बोला जाता है एक चर राशि का द्विघाती समीकरण। आपका एक चर राशि का द्विघाती समीकरण ये हो चुका है। तो इस प्रकार ये उसका मानक रूप है जहां पर a = 0 नहीं चाहिए। फर्ज करिए a = 0 हो गया तो 0 × x², एक स्थान पर क्या आ गया 0, तो 0 × x² प्लस bx + c = 0। फर्ज कीजिए एक स्थान पर 0 हो जाए, यहाँ एक स्थान पर 0 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 × x² यानी 0 प्लस bx + c, 0 × x² 0 हो जाएगा, 0 प्लस bx + c = 0। दिस मीन्स bx + c = 0। आप जरा देखिए, ये जो चीज़ है यही चीज़ है, जो ये लिखा है वही चीज़ है, बट इसमें ये चीज़ है, लेकिन इसमें क्या हो गया, जो अधिकतम घात है 1 हो गई, माने bx + c जो है इसमें अधिकतम घात 1 है चर राशि की, और इसलिए द्विघाती समीकरण नहीं है, रेखीय समीकरण बन गया ये। यदि a = 0 हो जाएगा, a = 0 नहीं होना चाहिए, पर यदि a = 0 हो जाएगा तो वो रेखीय समीकरण बन जाएगा, इसलिए उसको हम द्विघाती समीकरण नहीं बोलेंगे। एक एग्जाम्पल देखिए, x² - 5x + 3 = x² - 7। मान लीजिए कि ये है, तो अब आप x² - 7 इसको आप द्विघाती समीकरण नहीं बोलेंगे कि ये समीकरण है। बिल्कुल सही बात है, समीकरण है, ये एकदम 100% सही है कि समीकरण है, क्योंकि बराबर लगा है, दो व्यंजकों को आपस में बराबर की, एक गणितीय व्यंजक ये है और एक गणितीय व्यंजक ये है, इनको बराबर की, इसलिए समीकरण। बिल्कुल सही बात है। अब समीकरण तो एक चर राशि है, बिल्कुल सही बात है, इसमें एक चर राशि है, इसलिए ये समीकरण है। ठीक है, एक चर राशि का समीकरण हो गया। लेकिन ये क्या द्विघाती, एक चर राशि का समीकरण तो हो गया, पर अब ये द्विघाती समीकरण है, रेखीय समीकरण है, कैसा समीकरण, ये चेक करने के लिए आपको हर चीज का मानक रूप होता है, उस पर चेक करना पड़ेगा आपको। तो जरा देखिए, इसको x² - 5x + 3 है, आई से x को इधर ले जाएंगे तो -x² हो जाएगा, ये प्लस है तो इधर -x², ये जो -7 इधर जाएगा तो +7, तो +7 = 0। मानक रूप में तो बदल गया ये, बट हुआ क्या कि ये x² था प्लस और ये x² माइनस, ये कट के 0 हो गया। अब बचा क्या, -5x, ये -5x बचा यहाँ, -5x और +3 + 7 यानी +10 हो गया = 0। और इस प्रकार आप कह सकते हैं कि ये जो है क्या हो गया, एक चर का समीकरण तो है मेरे, लेकिन ये रेखीय समीकरण का मानक रूप है। एक चर का रेखीय समीकरण का मानक रूप है, यानी एक चर का रेखीय समीकरण बन गया। तो इस प्रकार जो आपने देखा, ये एक चर का द्विघाती समीकरण नहीं है। तो द्विघाती समीकरण कहेंगे किसे फिर? तो द्विघाती समीकरण उसे कहेंगे जो द्विघाती समीकरण के मानक रूप में बदलने पर भी पर a = 0 न हो, क्योंकि यहाँ a = 0 हो गया, एक यानी a = 0 होने का मतलब, a = 0 हो जाए मतलब x² का गुणांक 0, यानी x² वहाँ रहे ही ना, तो यहाँ पर x² है ही नहीं, और इसलिए इसको द्विघाती समीकरण नहीं कहेंगे। बाकी
ये जब मैंने बोला कि ये सब द्विघाती समीकरण हैं, तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि द्विघाती समीकरण किसे कहते हैं, उसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, उसका क्या मानक रूप होता है, ये आपके समझ में आ गया। जब आपको ये समझ में आ गया तो फिर क्या होता है कि अब आपका जो अगला प्रोसेस होता है, अभी तो पहली बात ये कि पहचान तो जाएंगे बड़े आराम से कि किसे द्विघाती समीकरण, कौन सा द्विघाती समीकरण है कौन सा नहीं है, ये पहचान जाएंगे। फिर अगला काम क्या होगा, आपको समीकरण हल करना। तो समीकरण हल करना और समीकरण बनाना, कभी समीकरण बनाना भी पड़ सकता है और फिर हल करना, और समीकरण सीधे हल करने की भी जरूरत पड़ सकती है। तो आपको अगला जो काम होगा वो यही समीकरण पहचानना कि द्विघाती समीकरण है कि नहीं, द्विघाती समीकरण पहचानना। जब तक पहचानेंगे नहीं तब तक उसके कॉन्सेप्ट, उसको हल करना होगा तो उसके कॉन्सेप्ट कैसे लगाएंगे, क्योंकि हल करने के कॉन्सेप्ट होता है। तो अगर पता ही नहीं है कि वो समीकरण द्विघात है तो उसके रूल रेगुलेशंस नहीं लगा पाएंगे। तो पहचानना समझ गया, अब उसके बाद समीकरण को हल करना, द्विघाती समीकरण जो है उसको हल करना, और यदि समीकरण बना है पहले से और नहीं तो शब्दों पर आधारित प्रश्न है, शब्द वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम है, तो उसको पहले द्विघात समीकरण में बनाइए, मतलब उसका समीकरण बनाइए और फिर हल करिए। हल करना सीख जाएंगे जब तो उसको हल करेंगे। बट यहाँ पर 2 काम बचता है और इसके साथ आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। तो वो मैं अगले 2-3 वीडियो डालूंगा, 2-4 वीडियो जो आपका पूरा सिलेबस में जो चैप्टर हैं, जो क्वेश्चन है वो सब करवाऊंगा। पर काम आपको समझ में आ गया होगा, जैसे कि मैंने बोला कि इंट्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट का है, काम आपको समझ में आ गया होगा कि समीकरण पहचानना पहला काम है। दूसरा, जब समीकरण पहचान जाए तो यदि द्विघात समीकरण है तो उसको हल करना, और यदि द्विघात समीकरण पहले से नहीं दिया है, शब्दों पर आधारित प्रश्न है, तो उसका संबंधित द्विघात समीकरण बनाइए और फिर उसको हल कीजिए। यही पूरा चैप्टर है। तो मैं चलता हूँ इसी चैप्टर का ये क्वेश्चन लेता हूँ भाई मेरे। ये है आपका बुक का एनसीईआरटी की जो बुक है उसी का सीधा ये स्क्रीनशॉट यहाँ पर मैंने वो कर दिया है। ये सीधा स्क्रीनशॉट ये लिखा है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चेक कीजिए कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी द्विघाती समीकरण है। ये चेक करना है आपको। तो चेक करना है तो कोई दिक्कत नहीं, चेक कर लीजिए। इसको x+1 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, आप बड़े आराम से चेक कर सकते हैं। x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू x-3। वैसे तो यदि आप समझदार हैं तो एक सेकंड बोल देंगे हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसको जब खोलेंगे तो x स्क्वायर आएगा और इधर कोई x स्क्वायर है नहीं तो कटेगा नहीं। जैसे इसको खोलें तो x स्क्वायर प्लस 2x+1 इज इक्वल टू 2x, ये 2 का इधर गुणा होगा तो 2x हो जाएगा, और 2 किस में गुणा होगा तो -6 हो जाएगा। तो इस प्रकार यदि आप इधर ले जाएं, अब मानक रूप में बदलें तो x स्क्वायर प्लस 2x+1, ये 2x इधर जाएगा तो -2x, और ये -6 इधर जाएगा ना, तो इस प्रकार ये +6 हो जाएगा, इक्वल टू 0। इधर कुछ नहीं बचेगा, सब इधर ये दोनों चीज आप लेफ्ट हैंड साइड में लेकर चले गए, है ना इधर। तो अब ये देखिए +2x और -2x, तो ये तो कट गया, लेकिन बचा का x स्क्वायर अब +1 और +6, ये +7 इक्वल टू 0। अभी भी ये क्वाड्रेटिक समीकरण है, द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि मानक रूप में है। मानक रूप में ये बोला गया कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर यानी ये 0 नहीं होना चाहिए, ये 0 नहीं होना चाहिए, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक, जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर गुणांक 1 है, 0 नहीं। बी 0 हो सकता है, बी सी 0 हो सकते हैं, याद रखिएगा। वो सर्व मानक रूप जो मैंने अभी आपको बताया उसमें स्पष्ट लिखा है कि ए बी सी अचर राशियां हैं। अचर राशि में 0 भी आता है पर ए 0 नहीं होना चाहिए, यही आपको बताया गया कि ये देखिए यहाँ पर ए बी सी अचर राशियां, मतलब ये सब अचर राशियां हैं। कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है पर ए 0 नहीं होना चाहिए। वास्तविक संख्या तो अनंत है, ए 0 ना हो, बाकी जो इच्छा होता रहे, या बी सी कुछ भी 0 भी जाए तो भी वो मानक रूप होता है। मानक रूप होता है नहीं, द्विघात समीकरण बना रहता है। तो ये अभी भी द्विघात समीकरण इस मानक रूप के आधार पर देख सकते हैं, और ऐसे देख सकते हैं कि हाँ इसमें एक्स की अधिकतम घात 2 है। अभी भी एक्स जो एक्स चर राशि है उसकी अधिकतम घात 2 है, और इसलिए ये द्विघात समीकरण है। बस सिंपल। ये बताइए, ये भी आप चेक कर सकते हैं, ये भी द्विघात समीकरण है, इसको हल कर सकते हैं।
अच्छा, ये कैसे मैंने किया ये मालूम होगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। या ऐसा लिखे या ऐसा लिखे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दोनों एक सी है। तो यदि एक स्थान पर x और बी के स्थान पर 1 रखकर देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये फार्मूला आप पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से 7वीं 8वीं में। तो इस प्रकार इसका उपयोग करके उसको वर्ग खोल सकते हैं। x प्लस 1 का होल स्क्वायर को ऐसा बनाएंगे फिर ये दिख जाएगा। और ऐसे डायरेक्ट आप बोल सकते हैं हाँ इधर एक्स स्क्वायर आ जाएगा और इधर कोई एक्स स्क्वायर ऐसा नहीं है कि जो इसको खत्म कर देगा। एक्स स्क्वायर हो भी सकता है पर खत्म नहीं करे। तो इस प्रकार ये क्या है, द्विघात समीकरण है। इसको देखेंगे आप खोल कर देख लेंगे, ये भी द्विघात समीकरण है। ये जरा देखिए द्विघात समीकरण नहीं है, कैसे हम इसको चेक करते हैं। ये इसको खोलेंगे, ये समीकरण है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। इसको यदि आपस में गुणा करेंगे, जानते होंगे गुणा करना, तो x का इसमें गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर x का इसमें गुणा करेंगे तो प्लस एक्स, फिर माइनस 2 के इसमें गुणा करेंगे तो माइनस 2x, और फिर माइनस 2 के इसमें गुणा करेंगे तो माइनस 2 इज इक्वल टू इसमें एक्स स्क्वायर, एक्स के इसमें फिर एक्स इसमें करेंगे तो 3x, और फिर माइनस वन का भी यहाँ दोनों स्थानों पर करेंगे तो माइनस एक्स, और फिर माइनस 1 के यहाँ फिर से दोनों स्थानों पर करेंगे तो माइनस 3। अब जरा देखिए कुछ भी हो जब ये इधर जाएगा, अभी मैं एक्स स्क्वायर, इसको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x माइनस एक्स माइनस 2, ये एक्स स्क्वायर 3x माइनस एक्स 2x प्लस 2x माइनस 3। अब इस पूरी चीज को इधर भेज देंगे जब, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर इधर भी है माइनस हो जाएगा, इधर प्लस है तो कट जाएगा, इसलिए आगे करने की जरूरत नहीं। आपको चेक तो हो गया, मैं कह दे रहा हूँ माइनस एक्स, ये इधर जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस 2x फिर माइनस 2x, ये माइनस 3 है तो प्लस 3 हो जाएगा, इधर से फिर 0 बचेगा पक्षांतर करने पर। अभी देखिए एक्स स्क्वायर कट गया, और इस प्रकार देखेंगे एक्स स्क्वायर कहीं है ही नहीं, इसको सरल करेंगे तो रेखीय समीकरण आ जाएगा, ये द्विघाती समीकरण नहीं है। ठीक है, तो दोनों पक्षों में एक्स स्क्वायर बन रहा था, लेकिन दोनों पक्षों का एक्स स्क्वायर देखें तो कट जाता, इसलिए मैंने बोल दिया यहाँ पर कि रेखीय समीकरण नहीं है। यहाँ जरा देखिए दोनों पक्षों में एक्स स्क्वायर तो आएगा लेकिन कटेगा नहीं, क्योंकि इधर 2x स्क्वायर आ जाएगा। इधर देखिए एक्स, ये 2x है और ये x है, तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा इस पक्ष में, और इधर जो है जब इसके अंदर गुणा होगा तो x स्क्वायर आएगा। जब पक्षांतर इधर बराबर कुछ कुछ लिखा रहेगा बराबर रहेगा और ये बराबर रहेगा, तो जब पक्षांतर करेंगे तो 2x स्क्वायर में x स्क्वायर कटेगा तो एक x स्क्वायर बचेगा, इसलिए x स्क्वायर यहाँ पर बना रहेगा, और इस प्रकार ये अभी भी क्या रहेगा, द्विघाती समीकरण रहेगा। तो आप के लिए मैं जल्दी से कह देता हूँ, पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ये क्या है, कौन सा द्विघाती समीकरण है कौन सा नहीं है। ये बहुत आसान काम है ये चेक करना कि द्विघाती समीकरण। अब जैसे देखिए इसको मैंने बोला ना कि इसको जल्दी से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6x माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब इसको इधर ले जाएंगे तो 2x स्क्वायर x माइनस 6x माइनस 5x और माइनस 3। अब इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x इधर 0, तो ये एक्स स्क्वायर है 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर कटेगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा, ये माइनस 5x और माइनस 5x तो माइनस 10x हो जाएगा। तो आपने इसका भी हिसाब कर लिया, इसका भी कर लिया, इसका भी कर लिया, इसका भी कर लिया, अब ये माइनस 3 और बचा तो माइनस 3 को ये देखिए ये द्विघात समीकरण है, उसके मानक रूप में है, और मानक रूप के साथ साथ यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 नहीं हुआ है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 हो जाएगा तब वो मानक नहीं बचेगा, यहाँ एक्स स्क्वायर गुणांक 1 है, इस प्रकार ये द्विघात समीकरण है। ये जो है ये भी द्विघात समीकरण है, ये जो है ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये द्विघात समीकरण नहीं, चेक कर सकते हैं आप। जब इसको खोलेंगे तो इधर एक्स स्क्वायर आएगा तो एक्स स्क्वायर का गुणांक इधर भी 1 है और एक्स स्क्वायर गुणांक इधर भी 1 है, जब दोनों उस साइड जाएंगे तो कट जाएंगे, इस प्रकार एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ बचेगा नहीं, यानी एक्स स्क्वायर गुणांक बचेगा नहीं मतलब एक्स स्क्वायर गुणांक 0 हो गया है, और इसलिए यहाँ ये द्विघात समीकरण नहीं। ये जो है आप ये जो है तो आप ये मत कर दीजिएगा 3 घात, ये 2 घात है, यहाँ खोलेंगे 3 घात का समीकरण दिखेगा, और इस प्रकार ये द्विघात का नहीं बचेगा। ये जो खोलेंगे 3 घात का तो है, लेकिन कट के अंत में 3 घात वाले कट जाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है, अलजेब्रा का जोड़ना घटाना गुणा भाग सब क्लियर है, तो आप देखकर बता सकते हैं कि ये जो है 3 घात का बनेगा, और 3 घात वाला जो पद है यानी x के ऊपर पद आएगा वो खत्म नहीं होगा,
और यहाँ पर भी एक्स क्यूब का पद तो पहले जब हम सरल करेंगे तो आएगा, लेकिन अंत में सरल करते करते खत्म हो जाएगा। जैसे ये देखिए, एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। अब x माइनस 2 का होल क्यूब में आप समझते हैं कि a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है। तो a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। इससे खोलेंगे तो ये चीज़ क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब माइनस 3ab a इंटू बी माइनस 6x इंटू एक्स माइनस 2। यदि इस फार्मूले का आप लगाएंगे तो ये हो जाएगा। इधर तो ये है ही एक्स, सॉरी एक्स क्यूब फार्मूला ये लगाएंगे आप, एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1। इस प्रकार ये जो है, तो अब आप देखिए कि जब इसको इधर ले जाएंगे तो एक्स क्यूब वाला पद कट जाएगा, एक्स क्यूब वाला पद कट जाएगा। इधर इधर प्लस है, ये भी प्लस है, तो इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा इस साइड में, और एक्स क्यूब कट जाएगा तो सिर्फ बचेगा x² वाले गुणांक। इसलिए द्विघात समीकरण है, आप कर लीजिएगा इसको, ये द्विघात समीकरण है। और ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये त्रिघातीय समीकरण है, क्योंकि इसमें एक्स क्यूब का पद नहीं कटेगा। तो इस प्रकार आपके समझ में आ गया होगा कि कौन सा समीकरण द्विघाती होता है और कौन सा समीकरण द्विघाती नहीं होता है। वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, और इस प्रकार आपका ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, आप पहचानना जान गए। हम अगले वीडियो में ये देखेंगे, अभी तो कॉन्सेप्ट क्लियर, हम अगले वीडियो में देखेंगे कि ये लिखा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये कह रहा है कि निम्नलिखित, हिंदी में इधर है, निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में परिवर्तित कीजिए। ये एक स्थिति है, और आगे नीचे क्वेश्चन है, हम आगे भी देखेंगे। एक स्थिति ये है कि एक आयताकार, हिंदी में इधर लिखा है, हिंदी में देख सकते हैं, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल इतने वर्ग मीटर है, प्लाट की लंबाई मीटर में, इसकी चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। हमें प्लाट की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी होगी। तो अगर हमें प्लाट की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है तो पहले इसका हमको समीकरण बनाना पड़ेगा, इसलिए बोला है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये गणित में एक ऐसी सिचुएशन है, एक ऐसी स्थिति है कि इसको रिप्रेजेंट कीजिए, बताइए, निरूपित कीजिए, किसमें, द्विघात समीकरण में। तो इस प्रकार जैसा कि मैंने बताया आपको पहले में कि आपको समीकरण पहचानने का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसके बाद समीकरण को हल करना आना चाहिए। और जब हल करना सीख जाए तो यदि शब्दों पर प्रश्न है तो उसको समीकरण को पहले बनाना पड़ेगा, शब्दों पर आधारित प्रश्न को पहले समीकरण बनाना होगा और फिर उसको हल करना होगा। तो पहले आपको सीखना, हल करना है, उसके बाद बनाना और फिर उसको हल करना अगला प्रोसेस है। तो मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको एकदम समझ में आया होगा बहुत अच्छी तरह से। अब हम अगले वीडियो में इसका लेंगे कैसे समीकरण को बनाएं और उनको हल करें, या दिया हुआ सीधा समीकरण दिया हुआ, जैसे ये देखिए इसमें समीकरण दिया नहीं है तो आपको इसको बनाना है। मतलब ये जो है यहाँ पर समीकरण आपको बनाना है, पहले ये समीकरण बनाना है ये क्वेश्चन के आधार पर, और फिर इसको हल करना है, लंबाई चौड़ाई जांच करनी है तो उसको हल करना होगा। तो समीकरण ये, और लेकिन यदि आपको मान लीजिए कि दिया है पहले से कि 2x² माइनस 3x प्लस 1 को हल कीजिए, इसको कहे कि हल कीजिए, तो ये समीकरण डायरेक्ट दिया है, इसको हल करना है। यहाँ समीकरण दिया नहीं है तो पहले समीकरण द्विघात में बनाएंगे कुछ इस तरह का, इस तरह या कोई भी मतलब मानक रूप में निकलेगा, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में इसका द्विघात समीकरण निकलेगा, फिर इसको हल करना। तो यदि आप इसको हल करना सीख गए, इसको हल करना सीख गए, तो समीकरण बनाकर हल करना सीख ही जाएंगे। इस प्रकार मुझे उम्मीद है कि ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। यदि ऐसा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अच्छे वीडियो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।